Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mahima Yadav and I hope you all are doing great. So in the last video, I have told you that we are starting our preparation from GS paper 4, that is Ethics, Integrity and Aptitude. Okay, now moving ahead. द क्वेश्चन इज़ आखिर यूपीएससी ने एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर को बाद में इंट्रोड्यूस क्यों किया, ये पहले तो था नहीं, राइट। तो ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो होते थे या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे वो जीएस वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़कर तो काफ़ी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो जाते थे। ऑब्वियसली जो इंसान इस एग्जामिनेशन को पास करके आ रहा है वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, राइट। लेकिन बाद में उनमें देखा गया कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के मामलों में कमज़ोर थे। तो 2008 से यूपीएससी ने रिफॉर्म स्टार्ट किए और एज अ रिज़ल्ट इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके ना, कभी कभी तो होता है कि हमें पता होता है क्या गलत है क्या सही है, और अगर हमें पता है कि क्या गलत है, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि क्या गलत है और वह जानबूझकर वापस उस गलती को दोहराता है, जानबूझकर वह गलत काम करता है, तो ऑब्वियसली वह बंदा जो वह इंसान है वो गलत कर रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी इंसान को खुद ही नहीं पता होता क्या गलत है क्या सही है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और हम गलती से वहाँ पर किसी नियम कानून का उल्लंघन कर देते हैं और हमें उस बात की पनिशमेंट मिल जाती है, तो फिर बाद में हमें पता लगता है कि इस कंट्री में तो ऐसा कोई नियम कानून भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा दूसरे देश में ही क्यों, अपने ही देश में देख लेते हैं तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि ऐसा कोई कानून या नियम या कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। ओके और गलती से वे उनका उल्लंघन कर देते हैं जिसकी उन्हें सज़ा मिलती है ना। ये तो हुई जो इसके पीछे का कारण हुआ, वो कारण हुआ अज्ञानता, इग्नोरेंस, राइट। ना कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं, हमने अलग अलग सिचुएशंस देखी होती हैं, तो उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी डिफ़ाइन होती है, उस हिसाब से हमारा कैरेक्टर डिफ़ाइन होता है और उस हिसाब से जो है हमारे वैल्यू सिस्टम बन जाते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि क्या गलत है क्या सही है और कभी कभी हम अज्ञानता के कारण गलती कर देते हैं। ओके तो इस पेपर का जो उद्देश्य है इंट्रोड्यूस कराने का वो यही था कि ट्रेनिंग के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेनिंग के बाद तो ऑब्वियसली यूपीएससी उन्हें सिखाई देगी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन उससे पहले भी वो कुछ सीखें, वो अपने वैल्यू सिस्टम जो फॉलो करते आ रहे हैं कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या नया हम कुछ सीख सकते हैं, क्या वे गलत थे इतने सालों तक और क्या नया आगे सीख सकते हैं, वो इन सबको एक्चुअली देखें। ओके तो उनको सीख लें पहले से ही, ताकि वो पहले से ही जान सके क्या गलत है क्या सही है। इसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट पर अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके पास पावर काफ़ी होती है, राइट। तो कोई भी ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है तो उसके पास पावर तो ऑब्वियसली होगी ही ना। पर्सन अगर इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो मॉरल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी सारी इंटेलिजेंस उन करप्ट प्रैक्टिसेस में लगा देगा, ठीक है, उस पावर को मिसयूज़ करने में लगा देगा अपनी सारी इंटेलिजेंस, अगर वो पर्सन मॉरल नहीं है। ओके अगर कोई इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है और मॉरल नहीं है, अगर वो ऐसा करता है तो जिस काम के लिए जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया था वह काम तो वह करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मॉरल पर्सन है वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, राइट। हमारी सोसाइटी में काफ़ी वंचित वर्ग है जिनको उभारा जाना ज़रूरी है, तो अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो जिन लोगों को सच में बहुत काफ़ी ज़रूरत है और वो अपनी सिचुएशन से आगे निकलना चाहते हैं तो वो ऐसे लोग अपनी सिचुएशन से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो भले ही थोड़ा कम इंटेलिजेंट चले, थोड़ा कम पर्सन इंटेलिजेंट हो, लेकिन एटलीस्ट मॉरल हो, ठीक है। तो अगर मॉरल पर्सन होगा ना तो सच में वो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, वो लोगों की भलाई के लिए सोचेगा और लोगों की भलाई के लिए ही काम करेगा, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ओके और ऐसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑफिसर्स ऑब्वियसली इसी काम के लिए आते हैं ताकि समाज के बेहतरी के लिए वे काम कर सकें, ऑलराइट। और मॉरल पर्सन जो होगा वो किसी लालच या फिर किसी भय में भी नहीं आएगा, कोई उसे डरा नहीं सकता, कोई उसे लालच नहीं दे सकता, ऑलराइट। तो सोसाइटी को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर करप्ट इंसान आ जाता है तो उससे सोसाइटी को सच में काफ़ी नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मॉरल पर्सन आता है तो उससे सोसाइटी के काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सच में बेहतर हो जाएगी, ऑलराइट। क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं आए दिन कुछ ऑफिसर्स के बारे में जो कि करप्ट थे, ऑलराइट। आखिर ये जो हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके सिलेबस का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो इंटरव्यू में है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अच्छा इंटरव्यू जो होता है वो केस स्टडी पर बेस्ड होता है। तो इतना सारा जो हम सिलेबस पढ़ेंगे इसका तो वो एक्चुअली थ्योरी पार्ट होगा
और जो इसका प्रैक्टिकल है वो हमें उस केस स्टडी में करना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनको हमें वहाँ उस केस स्टडी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा ही। सेकेंडली जीएस पेपर 4 में भी केस स्टडीज़ आती हैं, हमको पता है आधा सिलेबस केस स्टडी पर बेस्ड ही होगा। ओके, आधे जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस स्टडी पर बेस्ड ही होंगे। तो हमें थ्योरी के पार्ट पर, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के उनको अप्लाई करना है केस स्टडीज़ पर। थर्डली अगर हम देखें तो इसका बेनिफिट हमारे लाइफ में भी है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, कई बार हमें खुद समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत, और काफ़ी एथिकल डिलेमास जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारी क्या होगी, कुछ सिचुएशंस जिसमें हम फंस गए हैं उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी, तो ऐसे में भी ये पेपर हमें हेल्प कर सकता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आखिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एथिक्स को पढ़ने की। ओके, तो सबसे पहला तो वैल्यू न्यूट्रलिटी, जो हमारे वैल्यूज़ बने हुए हैं इतने साल तक। अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे जो वैल्यूज़ बने हुए हैं वो मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हुए हैं। वहीं अगर कोई इंसान गांव में रहता है, कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो उसके वैल्यूज़ जो बने हुए हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो बनी हुई है उसके परिवेश के हिसाब से बनी हुई है। यहीं अगर हम देखें तो किसी अलग देश का जो इंसान है उसके वैल्यूज़ उसका कल्चर वगैरह से बने हुए हैं। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी जो है उस पर उसके कल्चर या उसके एनवायरनमेंट का काफ़ी इफेक्ट होगा। नाउ हमें अगर एथिक्स पढ़ना है तो हमें वैल्यू न्यूट्रलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या है कि अपने वैल्यू से न्यूट्रल होकर सोचना। मेरे वैल्यूज़ कुछ अलग हो सकते हैं और दूसरे पर्सन के वैल्यूज़ कुछ अलग हो सकते हैं। नाउ अगर वो किसी को हार नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट, तो हम क्यों अपने ओपिनियन दूसरों के ऊपर थोपें, या फिर कोई क्यों सामने वाला ओपिनियन हमारे ऊपर थोपेगा। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सभी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी है, सभी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी है अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हार ना पहुंचा रहे हो। ओके, नाउ सेकेंडली रीजनिंग माइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार वैल्यूज़ जो होते हैं वो गलत भी सीखे जा सकते हैं। पता चले कि हम इतने सालों से जो सीख रहे थे वो गलत था। ओके, तो अब हमें उसे सुधारना भी है। उस सुधारने के लिए सामने वाला कोई लॉजिक देगा, तो उस लॉजिक को हमें रीजनिंग माइंड के साथ एक्सेप्ट करना है। उस लॉजिक को समझना है, ये नहीं देखना कि सामने वाला हमें सीधा खारिज कर दे रहा है, हमारे मूल्यों को सीधा खारिज कर दे रहा है, खंडन कर दे रहा है उनका, तो हम नहीं सुनेंगे उसकी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर उसकी बातों में लॉजिक है, अगर वो सच में मतलब हमें समझा देता है कि हाँ हमारे वैल्यूज़ गलत थे, तो हमें वो एक्सेप्ट भी कर लेना है। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज़ बैलेंसिंग माइंड। कोई भी डिसीज़न जो होता है वो अपने स्पेस टाइम में बेस्ट डिसीज़न होता है अगर वो बैलेंसिंग है। तो अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो इंडिविजुअल को काफ़ी कंट्रोल करती थी। ओके, तो इंडिविजुअलिटी पे हावी थी हमारी सोसाइटी। तो उस समय जो डिसीज़न बने हैं, उस समय जो लोगों ने नियम कानून बना दिए, वो उस सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट थे। लेकिन अब हम जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम राइट टू प्राइवेसी की वैल्यू को भी महत्व देंगे। वैसे वैसे ही क्योंकि मॉडर्निटी की तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है? मॉडर्निटी की तरफ बढ़ने का मतलब हम सिविलाइज सोसाइटी बनते जा रहे हैं, और कोई भी सिविलाइज सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स को महत्व देगी। इसलिए अगर हम इंडिविजुअल्स को महत्व देंगे तो उससे क्या होगा, हम राइट टू प्राइवेसी पर भी फोकस करेंगे, उनके इस अधिकार का हम रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंडली, अब अगर मतलब इंसानों पर अगर हम इंडिविजुअल्स को अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम होमोसेक्सुअल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम ट्रांसजेंडर्स को भी वैल्यू देंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे अगर हम देखें तो ये जो डिसीजन हैं, इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करना, उनकी प्राइवेसी, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट करना, ये हमारे अभी के स्पेस टाइम में बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि ये बैलेंसिंग है, राइट। तो हमें बैलेंसिंग माइंड से डिसीजन देना है, राइट। और फोर्थ है कॉन्टिनम अप्रोच। नाउ कॉन्टिनम अप्रोच समझने से पहले हमें डाइकोटमी अप्रोच समझनी चाहिए। अब डाइकोटमी अप्रोच क्या है? जब हम छोटे थे तब हमने पढ़ा था अपोजिट वर्ड्स, राइट, गुड, बैड, कॉवर्ड, और उसका जो अपोजिट होता है वो करेजियस, ऑनेस्ट का करप्ट। ओके, तो अगर मतलब उस टाइम तो हमने पढ़ लिया कि गुड का अपोजिट बैड ही होता है, करेजियस का अपोजिट कॉवर्ड ही होता है, राइट, साहसी का अपोजिट डरपोक ही होता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी साहसी हो, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में अगर वो फंसेगा, कोई ना कोई परिस्थिति उसके सामने ऐसी आएगी, या कुछ भी हालात ऐसे बिगड़ सकते हैं जहाँ पर उसे डर लगेगा, कोई भी सिचुएशन की वजह से, या फिर कोई प्रॉब्लम में अगर फंस जाए जहाँ पे उसे डर लगेगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति 100% तो साहसी रहा नहीं, कभी ना कभी तो उसको भी डर लगा, राइट। ऐसे ही अगर गुड बैड देखें तो कोई भी पर्सन 100% अच्छा और 100% बुरा नहीं हो सकता। अगर हम अपनी ही बात करें तो हम जैसे
माना जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी आज तक झूठ ना बोला हो। ओके, तो ऐसे में हम भी थोड़े बैड हो गए। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कोई इंसान 100% गुड है या 100% बैड है। कोई इंसान 90% गुड हो सकता है, कोई इंसान 80% गुड हो सकता है, कोई इंसान सिर्फ 10% ही अच्छा हो सकता है, बाकी उसकी प्रैक्टिस है वो 90% बेकार हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से हमें चलना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। इसी अप्रोच को कहते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच। ओके, इसी अप्रोच के हिसाब से हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम माने किलिंग अ पर्सन, जो अच्छा तो नहीं माना जाता ऑब्वियसली, लेकिन अगर किसी स्थिति में जैसा कोई सेल्फ डिफेंस में अगर इंसान कोई किल कर दे दूसरे पर्सन को, या फिर कोई सैनिक है, दुश्मन देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो ऐसे में अगर हमारे देश के सैनिक दुश्मन सैनिकों को मार रहे हैं तो ये भी ऑब्वियसली क्राइम तो नहीं माना जाएगा, बुरा उस टाइम तो बुरा नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें कोई भी एक्ट या फिर कोई डिसीजन 100% अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिचुएशंस पर बेस्ड होता है, राइट। और ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि हम क्या करते हैं, हम अपने मामलों में तो बड़ी जल्दी लॉयर बन जाते हैं, हम अपने डिसीजंस लो लेते हैं, हम अपने जो एक्ट जो कर देते हैं उसको बचाने के लिए काफ़ी सारे तर्क देने लग जाते हैं, हर तरीके से उसे डिफेंड करने लग जाते हैं कि उस टाइम सिचुएशंस ऐसी थी या फिर माइंडसेट ऐसा था या फिर जो भी, राइट। लेकिन दूसरों के एक्शन के लिए हम बड़ी जल्दी जज बन जाते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं उनकी कि सिचुएशन क्या थी या फिर उस टाइम उनका एनवायरनमेंट कैसा था या फिर वो किस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो हम 2 मिनट नहीं होता, हम उनके मामलों में जल्दी से जज बन जाते हैं, लेकिन अपने टाइम पे तो हम एक बहुत अच्छे लॉयर बन के खड़े हो जाते हैं। चाहे जितने भी सामने से हम पर कोई एलिगेशन लगा ले, हमारे पास इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स रेडी होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूम अप्रोच अपना के चलनी है। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू द सिलेबस। सी, ये जो पेपर है ये कैंडिडेट के एटीट्यूड को टेस्ट करता है। एन अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी, प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी, राइट। तो ऐसा एक्चुअली होता क्या है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रेशर में काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर तो होता ही है, इसके अलावा अगर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो प्रेशर तो होगा ही। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी में कभी कुछ गलत चल रहा हो तो उसको ये ऑफिसर्स उनका खंडन करते हैं। ओके, और अगर खंडन करते हैं तो सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स से उन्हें विरोध भी फेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसका खंडन करना भी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं, कभी कभी सिचुएशंस इतनी गंभीर हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं कि इसमें उन ऑफिसर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और हमने अभी कॉन्टिन्यूम अप्रोच के तहत पढ़ा कि कोई भी डिसीजन 100% सही तो नहीं होता, 100% सही या 100% बैड नहीं होता, लेकिन वो उस सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंसिंग माइंड से लिया गया है, राइट। तो ये पेपर उसी को टेस्ट करता है। ओके, और जो क्वेश्चंस होंगे वो केस स्टडी के फॉर्म में होंगे ताकि वो उस एस्पेक्ट्स को डिटरमिन कर सके। तो टॉपिक नंबर 1 में जो हम पढ़ेंगे वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सो एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ में डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स, तो ये भी टॉपिक नंबर 1 में हमारा कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1 में ही हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ भी कवर होगा। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं? सी, वो मॉरल आइडियल्स जिसके लिए हम सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, पंक्चुअलिटी। ओके, तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में, किसी पर्सन के अंदर इनकलकेट करने में फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, ये भी हम टॉपिक नंबर 1 में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे एटीट्यूड। सो अब एटीट्यूड क्या होता है? सी, एटीट्यूड किसी भी पर्सन, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, राइट, किसी भी थॉट, किसी भी भाव या किसी के भी प्रति जो पॉजिटिव या नेगेटिव इंक्लाइनेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रुझान होता है, उसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सी, जो कैंडिडेट्स होते हैं, हो सकता है किसी कम्युनिटी के प्रति उनका जो रुझान है, उनका जो इंक्लाइनेशन है वो पॉजिटिव हो, भले ही सबकॉन्शियस लेवल पर हो, लेकिन हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो। और हो सकता है वो उनको अननेसेसरी फेवर कर दे कभी, है ना। और या फिर हो सकता है किसी कम्युनिटी के प्रति नेगेटिव भी हो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो बेनिफिट्स उस कम्युनिटी को मिलने चाहिए, हो सकता है कि वो ना मिल पाए उस कम्युनिटी को, राइट। तो ऐसे में कैंडिडेट के एटीट्यूड जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हम सब टॉपिक जो कवर करेंगे वो है कॉन्टेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। तो ये सारे सब टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2। इसमें ही मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स भी कवर हो जाएंगे।
नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में हमारा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज है। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एप्टीट्यूड एक्चुअली वो अभिरुचि होती है, मतलब एप्टीट्यूड का मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन अगर करें तो वो अभिरुचि होती है। इसका मतलब वो कोई भी प्रतिभा जो जनरली जन्मजात है, सामान्यतः जन्मजात है, लेकिन अगर उसे ट्रेनिंग मिल जाए, अगर उसे अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो उससे हमें पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यही एप्टीट्यूड हम डिटेल में आगे टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे और साथ में ही फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज भी पढ़ेंगे, जैसे कि इंटेग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। तो ये सब हम टॉपिक नंबर 3 में कवर करेंगे। नाउ मूविंग अहेड टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक नंबर 4 में है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस तो हमें पता है समझदारी, किसी भी सिचुएशंस को संभालने की समझदारी, लेकिन अगर वो इमोशंस की दुनिया में लग जाए तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ओके, तो अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उसे संभालने की समझदारी को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे और कैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस को हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। नाउ मूविंग अहेड टू द फिफ्थ टॉपिक। सो फिफ्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जितने भी मॉरल थिंकर्स हुए हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, वो अपने क्या विचार देखे गए हैं, वो अपने क्या थॉट्स देखे गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें इंडियन फिलोसोफर्स भी आएंगे, तो इसमें वेदांत फिलोसफी, महात्मा गांधी के थॉट्स आएंगे, बुद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, वो हम इसमें सब पढ़ेंगे। और साथ में जो वर्ल्ड में भी कुछ फिलोसोफर्स हुए हैं, हीगल, कांट, राइट, बेंथम, मिल, सोक्रेटिस, प्लेटो, तो ये सब भी हम फिफ्थ टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो 6 टॉपिक है उसमें हम सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो जितने भी एथिकल कंसर्न्स आते हैं, डिलेमास आते हैं गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, तो वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक 7 टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो इसमें हमें जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल पब्लिक सर्विस है या फिर फिलोसफिकल बेसिस है गवर्नेंस का, प्रॉपर्टी का, वो क्या है वो पढ़ना है हमें। RTI पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना है, कोड्स ऑफ एथिक्स पढ़ना है, सिटीजन चार्टर पढ़ना है, वर्क कल्चर पढ़ना है, तो शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, ये सब हमें इस टॉपिक में कवर करना है। और लास्ट ऑब्वियसली 8 टॉपिक केस स्टडीज़ है, जो कि हम जो ये टॉपिक 7 टॉपिक्स कवर करेंगे इनको अप्लाई करना है उन केस स्टडीज़ में। तो उन्हीं के बेसिस पर 7 टॉपिक्स के बेसिस पर जो केस स्टडीज़ आएंगी वो हमें सॉल्व करनी है। पेपर के थ्रू हम थोड़ी सोशियोलॉजी, थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ी फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो ऐसे में ये पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।